बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। एक तो मार्केट ने माशाल्लाह तकरीबन 2000 से ज़्यादा पॉइंट की रिकवरी दी, जो एक रिसेंट डिप आया था मार्केट में। अब देखें दो चीज़ें हैं इसमें। मार्केट ने हमें एक तो ये बताया, हमेशा की तरह जो पिछले कुछ अरसे से मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ चल रही है, कि पैनिक में आके सेलिंग करना वो हमेशा नुकसानदेह है। मार्केट में इस वक्त जो लेवल्स हैं और जो हमारी ओवरऑल कंडीशन है जिसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी रहती है, ये जिगजैग मूवमेंट बनती है, ये जो डिप्स आते हैं वो अपॉर्चुनिटी होते हैं, क्योंकि एक शार्प रिकवरी तो आती ही है। और ये हमने देखा एक एक रेंज बन जाती है, जो कि पिछले पूरे साल में अगर आप देखें तो वो तकरीबन 40,000 से लेकर 44,000 तक की रेंज थी। एक वो 3 से 4 हज़ार का स्पैन था जिसमें मार्केट ज़्यादातर मूव करती रही। अब आपका ये जो नया एक डिप आया, इससे आप 38,400 से लेके अब आप कह लेंगे 41, ये एक रेंज बनी है। अब ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये रेंज जो सी है ये दोबारा उसी लेवल पे जाए कि ये 43 तक मार्केट जाए, ताकि जो 40,000 का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था जो कि रिसेंटली ब्रेक हुआ और पिछला पूरा साल उसने मेंटेन किया, वो एक स्ट्रॉन्ग हमारी सपोर्ट बन जाए, ना कि ये नया स्पैन एक डेवलप हो जाए जो कि तकरीबन 42 से 38 के दरमियान का एक स्पैन हो। और ये तमाम चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आपके आने वाले दिनों में क्या न्यूज़ आती हैं, किस तरह की सिचुएशन बनती है। तो और क्या ये मोमेंटम जो सा फर्दर कंटिन्यू करता है उन न्यूज़ की बेसिस पे, या खुदा न खास्ता कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा मसला हो जाता है कि ये दोबारा जो सा वो करेक्शन आ जाती है। तो इस पूरी चीज़ में स्ट्रेटजी अपनी जो सी है उसको अगर आप फोकस करेंगे, जो चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं हम, और एट द सेम टाइम ना पैनिक की ज़रूरत है जब डिप आए, आपने चीज़ों को उस वक्त होल्ड करना है, पेशेंस से अपॉर्चुनिटी को वेल करना है। ऑन द अदर एंड जब मार्केट एक रैली बनाती है तो उस वक्त ओवर एक्साइटमेंट में हाई साइड पे जाके बाइंग नहीं कर लेनी कि मार्केट शायद 50,000 पे चली जाएगी तो ये शायद मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं है, ये हम सबको पता है। पिछले पूरे साल में ऐसी बड़ी ज़बरदस्त रैली बनी, और उस पर जब हाई बाइंग की तो फिर वही स्टॉक्स में हमने देखा कि बहुत से लोग जो से हैं वो स्टक हैं और अभी तक स्टक हैं। तो ये चीज़ें जब वंस सेटल डाउन हो जाएंगी इकोनॉमिक साइड पे, पॉलिटिकल साइड पे, एक नॉर्मल, हमने पिछले सालों में जो लोग 5 6 साल 10 साल से स्टॉक मार्केट में ऐसे ज़्यादा, उनको पता है कि एक क्राइसिस आता है। एक आध साल के बाद अगर मैक्सिमम, उसके बाद चीज़ें फिर 1 2 साल बड़े अच्छे गुजरते हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 4 साल में हम कंटिन्यूसली एक क्राइसिस से दूसरे का, कुछ इंटरनेशनल क्राइसिस, कुछ लोकल क्राइसिस, वो एक ऐसा सिलसिला चल निकला है कि वो प्रॉपरली स्टेबिलिटी का मौका ही नहीं मिल रहा। और आप देखें कि 2017 में जो 53 54,000 का एक जो हाई लगा था, वो आज अगर आप देखें तकरीबन 5 साल गुजरने के बाद भी वो ब्रेक नहीं हो सका, बल्कि वो तो छोड़ें 50,000 भी हम क्रॉस नहीं कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक दफ़ा कुछ स्टेबिलिटी आए और आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि चीज़ें 1 साल के लिए ऐसी हैं जैसी हैं, तो वो मार्केट खुद ही अपने आप को फिर ठीक कर लेती है। जैसा कि आपने कोविड में देखा कि कोविड का इतना बड़ा क्राइसिस आया और मार्केट ने 20,000 से ज़्यादा पॉइंट का डिप लिया, लेकिन उसके बाद क्योंकि चीज़ें फिर रिकवरी फेज़ में थी, पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें नॉर्मल चल रही थी, इकोनॉमिकली भी हमने कुछ डिसीजन लिए, सपोर्ट भी मिली हमें, इंटरेस्ट रेट भी हमने कम किया कोविड की वजह से, और आईटी सेक्टर ने बहुत ग्रो किया, तो आपने देखा कि वो विद इन अ ईयर पूरे 20,000 पॉइंट जो से थे वो रिकवर कर गए थे। तो उसके बाद से फिर हर 2 3 महीने के बाद कुछ ऐसे इवेंट स्टार्ट हुए कि वो मार्केट जो है वो प्रॉपरली एक सस्टेनेबल रैली बना ही नहीं पाई। तो अभी के लिए भी माशाल्लाह इस जो सा रैली को अभी रिसेंटली जो लीड किया उसमें बैंकिंग सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुकी हुई थी। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना वो भी उनके लिए पॉजिटिव है, प्लस करेक्शन ऑलरेडी बहुत अच्छी थी। उसके अलावा क्योंकि दिसंबर क्लोजिंग है तो उनका रिज़ल्ट सीज़न है, तो वो भी एक रैली जो सी है, रिज़ल्ट रैली जो सी है वो बनती है। तो हर चीज़ बैंकिंग सेक्टर की फेवर में जा रही थी। तो बैंक्स देखें अब वो स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं और हैवी वेट्स होते हैं, तो उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन बनता है। प्लस आज रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से भी न्यूज़ आई, तो आपने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर जो सा वो आज उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, और डे स्टार्ट से ही जो सा उनमें बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट थी। ईएनपी सेक्टर में भी जो पहले एक डल फेस चल रहा था काफ़ी अरसे से, उसमें भी अच्छी एक एक्टिविटी आप देख रहे हैं। वो भी आप देखें तो हैवी वेट्स हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल, मारी, ये जब परफॉर्म करते हैं तो इनकी वेटेज बड़ी अच्छी जो सी है वो इंडेक्स पे जो सी है, तो वो भी एक जो सा ना एक अच्छा इंप्रेशन है। तो ओवरऑल फिर तमाम इंडेक्स जब इतना अच्छा मूव करता है, तमाम सेक्टर में एक अच्छी रिकवरी जो सी है वो स्टार्ट हो जाती है।
तो अभी के लिए कल क्योंकि फ्राइडे है, ये वीक ज़बरदस्त रहा। अब कल फ्राइडे है, फ्राइडे को नॉर्मली तो हमें पता ही है कि थोड़ी सी मार्केट वॉलेटाइल रहती है, तो कल के लिए उम्मीद है ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करे और फिर आगे बैलेंस करे, तो उसमें भी किसी किस्म का कोई वरी वाली बात नहीं, बल्कि ये बेहतर होता है। जब मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड बनता था, जब मार्केट थोड़ा सस्टेनेबल मोड में चलती थी, तो जो साथ साथ एक करेक्शन होती थी, दैट वाज वेरी गुड। और वो फिर जब मार्केट बहुत स्ट्रांग हो तो फिर इंट्राडे करेक्शन होती है, अदरवाइज इंटरडे करेक्शन चलती रहती है। तो कल के लिए इन इतनी जो एक रिकवरी आई है, इसमें प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो रिसेंट हमने टारगेट किए थे, यही डिस्कस किया था कि चीज़ों को आपने होल्ड करना है और एवरेज करना है। ये जो वॉलेटिलिटी है, इसमें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। कोई भी स्टॉक हो, आपने जो स्टॉक लिया हुआ अपना, उसी को आप जो सा ना वो एवरेज कर लें। अगर वो पेनी स्टॉक नहीं है या ऐसा स्टॉक है जो कि आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और उसमें आपको पता है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे, तो उसको एवरेज करना जो सा वो बेहतर होता है, रादर के आप जो सा है उसको पैनिक में सेल करके किसी और स्टॉक पे जंप करें। तो जिन दोस्तों ने भी ये पॉलिसी की है, वो अल्टीमेटली उस एटलीस्ट उस क्वांटिटी में तो एक अच्छे पॉजिटिव साइड पे होंगे। वो कोई भी आप स्टॉक उठा के देख लें, तो किसी में कम रिकवरी होगी, किसी में ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो जिन्होंने भी लास्ट वीक में चीज़ों को टारगेट किया था, जब ये डिप आया था, तो उसमें आप देख लें तो अच्छा गेन है। तो उस बेसिकली सब उस गेन को आपने जो सा है वो इनकैश करना है, ठीक है जी। अदरवाइज़ ये तमाम गेन अगर किसी की कलेक्शन है तो फिर वापस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो क्वांटिटीज़ आपने रिसेंट डिप में जो सी हैं वो बाई की थी, उनको फोकस कर लें कि उनको आपने आज साथ साथ जो सा ना वो अब प्रॉफिट टेकिंग करनी है कल, या फिर आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जो सा सिर्फ होल्ड करना है। बाकी थोड़ा सा जो आज हैं 10-15 मार्केट वॉल्यूम लीडर्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें डिफरेंट स्टॉक्स हैं, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो क्विकली ज़रा स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं आज के ये स्टॉक्स, जितने मैक्सिमम डिस्कस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले सिनर्जी है जी। अगेन पेनी स्टॉक रिफाइनरी सेक्टर का, और पेनी स्टॉक में हमेशा देख लें आप कि उनकी मूवमेंट थर्स्ट फेज में बनती है। सबसे पहले आप देखें रिफाइनरी जब भी मूव करती है, उसको लीड करता है अटक रिफाइनरी, उसको फिर फॉलो करता है। अगर आप देखें एनआरएल और पीआरएल, तो आप देखें अटक रिफाइनरी पहले कैप हुआ, पीआरएल कैप हुआ, और सिनर्जी में कोई ऐसा आप देख लें मूवमेंट इतनी ख़ास नहीं है। बट अगेन इसको हमने यही सजेस्ट किया था कि 4 से नीचे आप जिन्होंने भी हाई साइड पे बाय किया वो एवरेज करें, तो वो रेट सिक्योर है, तो डेफिनेटली वहाँ से कुछ ना कुछ गेन जो सा वो मिल जाएगा। तो इसको अभी आप थोड़ा सा होल्ड करें और टारगेट कर लें कि उस क्वांटिटी को जो आपने बाय की थी रिसेंट डेट में 4 से नीचे, वो जैसे ही 4.5 से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें। उसके बाद आ जाए टीपीएलपी। टीपीएलपी भी आपको याद है जी, इसने 15 भी ब्रेक किया था रिसेंटली, और जिन्होंने भी 15 के आसपास वहाँ पे बाई किया होगा, इसकी वो मूवमेंट, वो वॉल्यूम आज बड़े अरसे बाद लगे हैं दोबारा। अदरवाइज़ ये हमेशा अच्छे वॉल्यूम के साथ डल मार्केट में भी ट्रेड करता, लेकिन पिछला कुछ फेज़ जो सा है थोड़ा सा इसका कंपैरेटिवली इसकी अपनी मूवमेंट के हिसाब से डल रहा, लेकिन आज इसके वॉल्यूम आप देख लें सेकंड मेजर वॉल्यूम लीडर है। और सिनर्जी तो एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम, छोटे स्टॉक में तो लग जाते हैं। सो टीपीएलपी में आने वाले दिनों में एक अच्छी मूवमेंट बन सकती है। इवन दो जिन्होंने अभी रिसेंटली इसको 15 के आसपास किया होगा बाय, वो तो ऑलरेडी अगर आप देख लें तो तकरीबन मोर देन 1 रुपये के गेन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उनके लिए तो ये है कि वो अब तकरीबन 16 का जो सा स्टॉप लॉस लगा कर आगे फर्दर जो सा होल्ड करें। और कल अगर ये 17 से ऊपर जाता है, और अगर वहाँ पे आपको मौका मिलता है या वहाँ पे आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के लिए सेल लगा लें, तो एटलीस्ट उस क्वांटिटी का आपको विद इन अ वीक आपको 1.5 से 2 रुपये जो से हैं वो मिल सकते हैं। तो बाकी फर्दर इसका जो इनिशियल टारगेट आप रख सकते हैं वो 19 to 20 है, जहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और ये अच्छी स्विंग ट्रेड लास्ट ईयर, तो इसकी स्विंग ट्रेड जो सी तकरीबन 17 से लेके 23 की रेंज में जो सी हैं वो बनती थी, और हमने बारहा डिस्कस किया है। तो इसमें तो ये स्ट्रेटजी जो सी है वो फेवरेबल है। उसके बाद आ जाए डब्ल्यू टी एल अगेन सेम पेनी स्टॉक, और अभी अगर मार्केट फर्दर मूवमेंट पॉजिटिव रखती है तो फिर ये एक फेज़ में इसमें भी मूवमेंट आ जाएगी। अभी भी 1.2 पे है, तो सेम स्ट्रेटजी, जिन्होंने 2 से ऊपर या 2 के आसपास बाई किया हुआ है वो यहाँ पे जो है वो एवरेज कर सकते हैं। तो जैसे ही 1.5 से ऊपर जाए उस क्वांटिटी की प्रॉफिट टेकिंग कर लें। उसके बाद आ जाएँ जी डीजी खान और मैपल लीफ, दोनों सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अरसे के बाद थोड़ी सी मूवमेंट, क्योंकि इतना ज़्यादा डिप आ चुका था और मार्केट ने क्योंकि तकरीबन 2,500 पॉइंट का एक रिकवरी दिया, तो डेफिनेटली फिर हर सेक्टर में
एक इम्प्रूवमेंट आती है। तो जस्ट अभी फ़िलहाल के लिए तो एक वो इम्प्रूवमेंट जो सी है वो है। प्लस चीज़ें सीमेंट सेक्टर के लिहाज से एक पीक आउट हो चुकी हैं ऑलरेडी, इनकी जो सेल्स हैं वो डाउन हो चुकी हैं। जितना डिप आना था वो आ चुका है। जो उसका इफ़ेक्ट आपने देखा लास्ट क्वार्टर में इनके रिज़ल्ट्स पे आना था वो भी आ चुका है। तो अब आगे कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं तो इनमें आस्ता-आस्ता फिर इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं। सो जिन्होंने तो हाई साइड पे डेफिनेटली बाय किया वो अभी भी होल्ड करें, और जिन्होंने पीछे डिप पे एवरेज किया था उस क्वांटिटी का अब जो है ना आप फर्दर स्टॉप लॉस के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, या उसका अपना कल हाई साइड पे अगर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर लें तो बेहतर है। उसके बाद एस एन जी पी का हमने पहले भी डिस्कस किया था जब ये 40 से ऊपर था, कि 40 से ऊपर 42 के पास जो है ना 40 टू 42 के दरमियान आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें या आप स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ होल्ड करें। रिसेंट डिप में ये दोबारा 38 से नीचे चला गया और अब दोबारा बाउंस बैक करके आप देखें तो तकरीबन 42 के पास आ चुका है। तो अगेन अगर पहले आपने प्रॉफिट टेकिंग मिस की तो अब कर लें, और अगर नीचे आपने 38 से नीचे बाय किया था तो फिर अब यहाँ तो 40 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, या कल हाई साइड पे इसमें भी आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। फुल ना करें, पार्शियल कर लें, तो मेरा ख्याल है कि वो एक सिक्योर स्ट्रेटजी होगी। उसके बाद पी आर एल अगेन रिफाइनरी सेक्टर डाउन था काफ़ी अरसे से, थोड़ी सी आज न्यूज़ आई है तो एक काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छा बाउंस बैक इसमें जो सा आया है। अगर ये रिफाइनरी पॉलिसी प्रॉपरली जो सा है वो हर जो कंसर्न आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट वहाँ से अप्रूव हो जाती है, अथॉरिटी से अप्रूव हो जाती है, अभी आई थिंक ईसीसी से अप्रूव होनी है शायद, तो फिर ये आप एक रैली जो सी आगे फर्दर देख सकते हैं वो कंटिन्यू करेगी। और रिफाइनरी सेक्टर में पीआरएल काफ़ी ज़्यादा डाउन साइड पे है, तो यहाँ से एक अच्छी जो सा है वो गेन मिल सकता है। तो इसमें भी जो इनिशियल इसका टारगेट 19 टू 20 जो हमने प्रीवियसली भी जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की थी, और उस वक्त अगर सिचुएशन ठीक रहती तो इसने आगे मूव करना था, बट जो मार्केट की सूरत हुई उसके बाद इसने एक डिप ले लिया। तो इसमें भी सेम स्ट्रेटजी, वो वाली क्वांटिटी आप होल्ड करें, रिसेंट डिप पे जो आपने क्वांटिटी बाई की थी उसको जो सा है ना आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। उसके बाद आ जाएं जी टी आर जी अगेन एग्रेसिव मूवमेंट 92 को टच करके दोबारा से अगर आप देखें तो अब 113 के पास ये आ चुका है। तो जिन्होंने तो 95 से नीचे बाई किया था वो 110 का या तो स्टॉप लॉस लगा लें, और या कल इसको हाई साइड पे जो सा प्रॉफिट टेकिंग कर लें, तो मेरा ख्याल है एक अच्छी ये स्ट्रेटजी होगी। क्योंकि अदरवाइज़ अगर डिप आया तो दोबारा फिर आपको जो अभी प्राइस मिल रही है शायद उससे 3 4 5 रुपये नीचे आपको सेल करना पड़े। तो या फिर आप ये है कि स्टॉप लॉस ज़रूर जो है एटलीस्ट जो है वो लगा लें, ताकि इन एनी केस आप पॉजिटिव साइड पे एग्जिट ले लें। और जिन्होंने पहले 110 के आसपास या 100 से ऊपर बाई किया हुआ था या 110 से ऊपर इसी रेंज में बाई किया हुआ था और वो डिप पे उन्होंने होल्ड किया और अब ये प्राइस वापस आ चुकी है, तो वो एटलीस्ट अगर पॉजिटिव साइड में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर अपनी प्राइस जो सी बाइंग प्राइस है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लें। उसके बाद फौजी सीमेंट सेम वही सिनेरियो जो सीमेंट सेक्टर का ओवरऑल है। जो प्रेजेंट प्राइस है अभी भी स्टिल प्राइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब ओवरऑल सेक्टर मूव करेगा तब फिर इसमें आप एक अच्छा गेन देख सकते हैं। फौजी सीमेंट के लिए 17 18 की प्राइस बड़ी इजी प्राइस है, बट इट ऑल डिपेंड्स के जो इस वक्त प्रेजेंट सर्कमस्टांस है उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। उसके बाद आ जाए जी एच बैंकिंग सेक्टर। आप देखें कि एक तो इनमें वॉल्यूम भी काफ़ी अरसे के बाद कोई बैंकिंग अच्छे बैंक का जो स्टॉक है वो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में आप देख रहे हैं, प्लस वो भी अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी मूवमेंट के साथ। और पिछले 2 दिन से अगर आप देखें तो ये तकरीबन कैप हो रहा है, और इसी की वजह से अब और भी मेजर बैंक यूबीएल को भी देखें आप तो वो भी, और इसके अलावा मिज़ान बैंक भी, बाकी बैंक भी, तो एक अच्छी वेटेज और एक अच्छी कंट्रीब्यूशन जो मार्केट की रैली में थी वो बैंकिंग सेक्टर की रही है। तो क्योंकि ये बैंक एच कोई आई थिंक बहुत मुश्किल था उस वक्त सोचना, अगर आज से 2 साल पहले आप देखें कि ये आपको तकरीबन 70 से नीचे भी मिल जाएगा, बट ये आपको इन जिन रेट्स पर आया फिर वहाँ से स्मार्ट जो सा इन्वेस्टर है उसने डेफिनेटली इसको टारगेट किया है, और म्यूचुअल फंड ने भी वहाँ पे डेफिनेटली जो सा है वो इनको टारगेट किया होगा, और यहाँ से फिर इनमें एक एग्रेसिव मूवमेंट जो सी है वो बन रही है। उसके बाद आ जाएं जी हबको अगेन सिक्योर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन एनी केस। 65 से नीचे कोई भी प्राइस आप उस पर बाय कर सकते हैं, जितना नीचे मिले उतना बेहतर है, हमेशा ही सजेस्ट की है। और आगे जाके इसमें आपको यहाँ से कैपिटल गेन भी मिल जाएगा, और प्लस जो पे आउट अच्छा वो भी एनुअली जो है वो मिल जाएगा।
इसके बाद आ जाए पीपीएल। पीपीएल सेम लाइक ओजीडीसी एक अच्छी मूवमेंट दी इसने रिसेंट वीक्स में, और अब स्ट्रांगली जो सा बाउंस बैक भी अगर आप देखें तो दोनों कर जाते हैं। रिसेंट जो डिप आया उसमें डिप भी आया शार्प, लेकिन इमीडिएटली अगर आप देखें तो एक अच्छा बाउंस बैक मीन में है। सो पीपीएल में पोटेंशियल है, बट 80 से ऊपर डेफिनेटली जिन्होंने भी 70 से नीचे बाय किया हो, अगर पहले प्रॉफिट टेकिंग की थी फिर डिप पे बाय दोबारा किया था, तो इस तरह की स्विंग ट्रेड में आप टाइमली एग्जिट भी ले लें। और अगर आपने उस वक्त प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी, अब दोबारा टाइम मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लें। या फिर आप इस वक्त इसको अगर तो आपने 75 से नीचे या 70 से नीचे बाई किया हुआ है, तो फिर आप 75 का स्टॉप लॉस लगा लें। और अगर आपने 75 टू 80 के दरमियान बाई किया हुआ है, तो अभी फिर आप ये है कि अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर लें। उसके बाद है जी बीओपी फाइनल। बीओपी अगेन बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी डाउन साइड पे है और काफ़ी लो रेट पे है, बट इसमें वॉल्यूम तो अच्छे लग जाते हैं। मूवमेंट इतनी एग्रेसिव जो सी है वो कम ही बनती है। किसी न्यूज़ पे आके वो फिर आप कह सकते हैं कि इसमें मूवमेंट बन सकती है। ओवरऑल तो देखा जाए तो इसके लिए 6-7 की प्राइस तो बहुत ही इजी टारगेट है, बट एट द सेम टाइम ये वो स्टॉक है जो कि काफ़ी रेयरली जो सा है वो एक एग्रेसिव मूवमेंट बनाता है। सो इसमें बैंकिंग सेक्टर को हम वैसे भी बहुत कम डिस्कस करते हैं अनटिल इसके कोई ख़ास न्यूज़ हो। जिस तरह सीमेंट बैंक को हमने डिस्कस किया था लास्ट ईयर में, बड़ा ज़बरदस्त गेन किया था, और अभी भी उसमें कुछ न्यूज़ हैं आने वाले दिनों में, तो उसको आप अगेन 2 के स्टॉप लॉस लगा के दोबारा टारगेट कर सकते हैं। वही 3 का टारगेट जो पहले भी लास्ट ईयर भी हमने किया था। तो बीओपी अगेन अगर किसी के पास होल्डिंग है और किसी ने यहाँ पे एवरेज किया था, तो वो सेम स्ट्रेटजी वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करे हाई साइड पे। बट यहाँ पे बीओपी से बेहतर और बहुत से स्टॉक हैं इस रेंज के जो कि बेहतर मूवमेंट दे सकते हैं। तो ये तो था जी आज का ओवरऑल जो सा थोड़ा सा डिस्कस कर लिया हमने, जितने मैक्सिमम स्टॉक को हम कैटर कर सकते थे, प्लस कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो वो स्ट्रेटजी सेम वही है फ्राइडे के लिए, कि जिन स्टॉक की आपने एवरेज किया था रिसेंट डेज़ में और उस क्वांटिटी में एक अच्छा गेन मिल रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें और स्टॉप लॉस के बगैर उनको होल्ड नहीं करना। जो फर्दर बाइंग है पहले आप अपना पिछला प्रॉफिट सिक्योर करें, और थोड़ा सा जब करेक्शन आए डिप आए तो वहाँ पर हम डिफरेंट जो है स्टॉक्स को टारगेट कर सकते हैं। वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तमाम स्टॉक्स। आईटी सेक्टर का स्टॉक में थोड़ा सा अब आगे जाके आप देखेंगे दोबारा मूवमेंट उसमें बनेगी, क्योंकि जो अभी रिसेंट एक रिकवरी आई है उसमें आईटी सेक्टर की उतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। और आईटी सेक्टर में आपने अभी न्यूज़ भी देखी होगी कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट भी कर रही है, उनके लिए आगे फर्दर भी इंसेंटिव दे रही है। तो आईटी सेक्टर ने अगेन दोबारा से आप उसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बाकी वीकेंड की वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि हमारी नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।